हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो भी मेरी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी। आज की वीडियो को हम लोग नॉन मेटल से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेटल और नॉन मेटल से जुड़ी हुई लगभग 3 वीडियो मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दी है। आज हमारा अगला टॉपिक उसी कड़ी में आगे स्टार्ट होगा और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो तीनों वीडियो अच्छे से देख ली होंगी, नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं, नहीं वीडियो देखी है तो एक बार जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। सो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स में हिंदी जो मीडियम वाले छात्र हैं वो लोग जानते हैं कि हम लोग नॉन मेटल को क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो आज हम लोग अधातुओं के नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण पढ़ने की कोशिश करेंगे कि नॉन मेटल अलग अलग कंपाउंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो पहली हेडिंग है वो पहली हेडिंग है बेटा हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन किसकी कर रहे हैं हम लोग? नॉन मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं और किसके साथ? शो करने की कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ जब ये एग्जाम में हेडिंग लिखी जाएगी तो 1 या 2 लाइन आपको लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो लिख रहे हैं, जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की कोई भी हेडिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो रिएक्शन हम लोग बाद में लिखेंगे, लेकिन इन रिएक्शंस के बारे में 1 या 2 लाइन हमें पहले से ही बतानी होती है, थोड़ा ज़रूरी होती है। तो वो बतानी क्या है कि अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है। तो हम लोग बताएंगे कि ये ऑक्साइड बनाती हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, कार्बन है, कार्बन ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, है ना। या हम लोग इस रिएक्शन को ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्बन को हमने जलाया। कल भी मैंने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस तभी जलेगा जब वहां पर एयर, हवा उपस्थित है, वहां प्रेजेंट है, तभी वो सब्सटेंस जलेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने कार्बन को जलाया, या हम लोग कह सकते हैं कि हमने कार्बन की रिएक्शन किसके साथ की? ऑक्सीजन के साथ की। कार्बन यहाँ पर एक प्रकार का क्या है? नॉन मेटल है, जो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो प्रोडक्ट में हमारा क्या बन गया है? CO2। CO2 यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए मैंने बताया कि अगर नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। और ऑक्साइड में ये कौन सा ऑक्साइड बना है? CO2, है ना। तो ये जो ऑक्साइड बनते हैं इनकी जो नेचर होती है, इनकी जो प्रकृति होती है, ये या तो एसिडिक नेचर के होंगे या न्यूट्रल नेचर के होंगे। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से बने हुए जो ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति या तो एसिडिक होगी या उनकी प्रकृति कैसी होगी? न्यूट्रल होगी। तो हम एक 2 एग्जांपल करने की कोशिश कर लेते हैं कि एसिडिक वाले कौन से हैं, न्यूट्रल वाले कौन से हैं। थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। तो यहाँ पहले वाली जो रिएक्शन थी वो तो आप लोगों ने देखी है कि कार्बन की रिएक्शन हमने किसके साथ करी है? ऑक्सीजन के साथ करी है। कार्बन यहाँ पर सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है, ऑक्सीजन यहाँ पर गैस स्टेट में अवेलेबल है। इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड बना और इसका ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये भी हमें गैस फॉर्म में प्राप्त हुआ। अच्छा, जो CO2 होता है इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है। एसिडिक हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हम लोग अम्लीय बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। लास्ट में एक लाइन में बताऊंगा कि अम्ल या उदासीन, मतलब एसिडिक और न्यूट्रल होने से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ही एक रिएक्शन और है, सल्फर की रिएक्शन। अगर हम लोग सल्फर की रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सल्फर भी किस फॉर्म में अवेलेबल है? सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है। ऑक्सीजन किस स्टेट में अवेलेबल है? गैस स्टेट में अवेलेबल है। इन दोनों की जो रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के बाद ये क्या प्राप्त हो जाता है हमें? SO2। SO2 क्या कहलाता है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड कहलाता है।
सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये भी एक प्रकार का ऑक्साइड है, यहाँ पर डाइऑक्साइड है, ठीक है। और इसकी नेचर भी कैसी होती है, एसिडिक होती है। इसकी नेचर भी कैसी होगी, एसिडिक नेचर होगी, ठीक है। इनका एसिडिक नेचर है। अब देखिए, अगर ये एसिडिक नेचर है तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एसिडिक नेचर शो कर रहा है या अपने आप में एसिडिक है, तो एसिड क्या करता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ब्लू लिटमस पेपर को इसके पास ले जाते हैं या इसमें डुबो देते हैं, सिंक कर देते हैं, तो ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, उसका कलर चेंज कर देता है। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, उसका कलर चेंज कर देता है। ये जो लिटमस है, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि ये एक प्रकार के इंडिकेटर है, ये एक प्रकार के इंडिकेटर्स हैं। और इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं, इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई है या हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, इसकी जानकारी देते हैं। इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंस जो हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। और रिएक्शन से पहले इनका कलर कुछ और होता है और रिएक्शन के बाद इनका कलर चेंज हो जाता है। हम लोग इतना समझ के चलते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन या नॉन मेटल की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और इन ऑक्साइड की जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, वो कैसी होती है, या तो एसिडिक होगी या कैसी होगी, न्यूट्रल होगी। तो ये दोनों एग्जांपल जो मैंने बताए वो कैसे एग्जांपल हैं, दोनों एसिडिक नेचर के हैं। न्यूट्रल वाले एग्जांपल ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये भी क्या है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। तो ये तीनों कार्बन और नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ये बनाते हैं। और ये जब बनते हैं प्रोडक्ट के रूप में, तो इनकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी बेटा, न्यूट्रल नेचर होगी, इनकी न्यूट्रल नेचर होगी। और न्यूट्रल होने की वजह से ये लिटमस पर, अगर हम इसमें लिटमस पेपर डुबो दें तो लिटमस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा ध्यान देंगे, इन पर लिटमस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कंफर्म है। लिटमस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। ना तो ये एसिडिक होती है, ना ये बेसिक होती है। एसिडिक मतलब मैंने बताया कि अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर ये बेसिक है तो उल्टा हो जाएगा, रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। चलिए, तो अब इस तरीके से जो हमारे, अब आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से जो हमारे ऑक्साइड बनते हैं, अगर इन ऑक्साइड की रिएक्शन, जैसे हम CO2 को ले लेते हैं, है ना, ये कौन सी फॉर्म में है, यहाँ पर गैस फॉर्म में है। अगर नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड के मैंने कुछ एग्जांपल बताए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इस प्रकार से बने हुए जो ऑक्साइड हैं, अगर उनकी रिएक्शन हम लोग वाटर से कराएं, H2, अगर उनकी रिएक्शन हम किससे कराएं, वाटर से कराएं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्वा, है ना। अगर इनकी रिएक्शन हम लोग वाटर से कराएं तो ये क्या बना देते हैं, ये एसिड बना देते हैं। भैया क्या बना देते हैं, ये एसिड बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। तो एसिड में यहाँ क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा, H2CO3 बनेगा, है ना। वीक एसिड बनेगा एक्चुअली H2CO3। एसिड भी दो तरीके का होता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वो बाद में बात करेंगे जब हम लोग एसिड और बेस को समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, अदरवाइज इसका एक नाम और है जो केमिकल नेम है इसका, कार्बोनिक एसिड। क्या है ये, कार्बोनिक एसिड। तो ये जो मैंने बताया कि अगर इस प्रकार से बने हुए ऑक्साइड के रिएक्शन आप किसके साथ कर देते हैं, पानी के साथ कर देते हैं, जल के साथ कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एसिड प्राप्त हो जाता है। फाइन, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। स्क्रीन के सामने से मैं हट जाता हूँ। नोट कर लिया होगा बेटा आपने। अब थोड़ा अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। और अगली हेडिंग क्या कहती है कि हम लोग नॉन मेटल की जो रिएक्शन है
किन्हीं और सब्सटेंसेस से करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों रिएक्शन की अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ करें, क्लोरीन के साथ करें, अगर नॉन मेटल की रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ करें तो क्या होगा। एक और है, इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, एक हेडिंग और बन सकती है, रिएक्शन विद वाटर, है ना, रिएक्शन विद वाटर। कि अगर नॉन मेटल की रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करते हैं तो क्या होता है। तो आप लोगों ने वहाँ पर एक लाइन लिख देनी है कि नॉन मेटल वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती है ना। देयर इज नो रिएक्शन इन बिटवीन नॉन मेटल एंड वाटर। पानी और नॉन मेटल के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती, तो वहाँ पर इस तरह की रिएक्शन शो कर ही नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन मेटल प्लस वाटर, और एरो के बाद हम लोग लिख देंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और ऐसे ही अगर हम लोग नॉन मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं तो वहाँ पर भी ये लिखना है कि डाइल्यूट एसिड के साथ भी नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करती है। तो दो हेडिंग तो देखो एक्स्ट्रा बन जाती हैं इन दोनों से अलावा, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, देयर इज नो रिएक्शन इन बिटवीन वाटर एंड नॉन मेटल, एंड ऑल्सो रिएक्शन विद नॉन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती। इनसे अलावा जो और दो हेडिंग है वो है रिएक्शन विद क्लोरीन। तो अगर हम लोग नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है ना। तो हमने यहाँ पर एक सब्सटेंस लिया है, दैट इज फॉस्फोरस, दैट इज फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस का फॉर्मूला, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं भैया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं इसकी। तो जब हम लोग इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो ये क्या बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा। नॉन मेटल क्या बना देते हैं, सिंपली क्लोराइड बना देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, PCl3, जिसका नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहाँ पर फॉस्फोरस कितने थे बेटा, 4 थे, यहाँ फॉस्फोरस 4, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 6 to 12, और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 4 to 12 क्लोरीन बराबर। तो देखिएगा रिएक्शन में कि एरो से पहले और एरो के बाद जो हमारे एटम हैं वो बराबर होने चाहिए, उनकी संख्या आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं तो नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्लोराइड बनाते हैं। और यहाँ पर एक जो एग्जांपल है वो फॉस्फोरस का है, तो यहाँ पर बन गया आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन गया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन गया सामान्यतः। अच्छा, इस प्रकार से जो बने हुए क्लोराइड होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, कोवैलेंट होती है। कोवैलेंट रिएक्शन नेचर होती है। कोवैलेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं, सॉरी, सहसंयोजक। सहसंयोजक मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनेंगे। दोनों एटम एक दूसरे को जब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो बराबर करेंगे। एक एटम दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा भी बदले में एक इलेक्ट्रॉन देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि अगर हम लोग नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ करें, हाइड्रोजन के साथ करें तो क्या होगा। सो हाइड्रोजन के साथ जब नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है नॉन मेटल का, वो कौन सा है, नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन हमने एक एग्जांपल लिया है और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो एरो के बाद हमारा क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। ठीक है, ये अमोनिया है। वैसे ये जो प्रोसेस है ना, इसे हम लोग हेबर प्रोसेस भी कहते हैं। अमोनिया बनाने की हेबर प्रोसेस भी कहते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा आसान रहता है। तो अगर हम लोग नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो ये बनाते हैं हाइड्राइड। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। और ये हाइड्राइड कौन सा बना है, हमारा अमोनिया बना है। ये नाइट्रोजन की हाइड्राइड है। दूसरा है कार्बन की रिएक्शन, अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो क्या होता है,
कार्बन की रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी हाइड्राइड बनेगा, और ये जो इसका जो नाम होता है दैट इज मीथेन। क्या होता है इसका नाम? मीथेन इसका नाम है। थोड़ा ध्यान देंगे, आसान रहेगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो अगर हम लोग नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ शो कर रहे हैं, नॉन मेटल की जो रिएक्शन है अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ शो कर रहे हैं तो वो हाइड्राइड बनाते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ज़्यादा टिपिकल तो है नहीं। चलिए बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। अपनी एक हेडिंग है, थोड़ा टेढ़ा लिखा गया है। सो व्हाट इज मेटलॉइड्स। इसके लिए अगर हम एक बार पीरियोडिक टेबल को देखें तो मैं ज़्यादातर एक स्केल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक स्केल है ना। इस स्केल को एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैलेंसी स्केल है। इसमें हम लोग इन स्केल्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, नोबल गैस, इन सबको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये वैसे तो पीरियोडिक टेबल से लिया गया है, पर फिर भी हम लोग यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेटल्स क्या होते हैं। वो तो आपने पता ही है कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। जबकि अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें, तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो मेटल के ऊपर हमने बताया पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और नॉन मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव आता है। तो इस स्केल को हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं कि इस स्केल में पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग वो सभी एलिमेंट जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग मेटल्स बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल में जो स्केल तैयार होता है उस स्केल में जितने एलिमेंट हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी एलिमेंट हैं और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हम उन्हें क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं। अब इस मेटल और नॉन मेटल के बीच में कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर दोनों चार्ज होते हैं। ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो मतलब इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। सो मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु और ये बेटा उपधातु। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो स्टेबल रहते हैं, वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करते। ऐसे एलिमेंट्स को नोबल गैस कहते हैं या इन्हें हम लोग इनएक्टिव गैस कहते हैं। तो आसान रहेगा इस स्केल के द्वारा समझने में। मैं थोड़ा सा आगे से हट जाता हूं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। यस, तो हमने नॉन मेटल के ऊपर काफी देर बात की है, मेटल नॉन मेटल दोनों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब आज जो मैंने बताया है मेटलॉइड्स, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर मेटल के भी गुण पाए जाते हैं, जिनके अंदर नॉन मेटल के भी गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे, एक एग्जाम्पल है बेटा एंटीमनी, एक एग्जाम्पल है एस, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक। वैसे जो मेटलॉइड्स हैं टोटल जो उनकी संख्या है वो 8 है। द टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल इज 8। ठीक है, 8 एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। अगर ये मेटलॉइड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाएंगे, ये ऑक्साइड बनाएंगे, है ना। तो यहां पर एक बार लिखने की कोशिश करते हैं कि अगर मेटलॉइड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये भी क्या बनाएंगे, ये भी क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। और इनके जो बने हुए ऑक्साइड हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, वहां पर उनकी जो नेचर होती है वो बेसिक होती है। नॉन मेटल के साथ जो ऑक्साइड बनते हैं उनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है, न्यूट्रल भी होती है। लेकिन अगर मेटलॉइड के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है और ये ऑक्साइड बनाता है तो इनकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, एम्फोटेरिक होगी। कैसी होगी, एम्फोटेरिक होगी, उभयधर्मी होगी। एम्फोटेरिक का मतलब है कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। लेकिन ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनते किसके हैं, ये ज्यादातर उसके बनते हैं मेटलॉइड्स के। कल भी कुछ एग्जाम्पल बताए थे बेटा, जिंक ऑक्साइड बताया था, बेरिलियम ऑक्साइड बताया था, तो वो भी एम्फोटेरिक टाइप के ही थे। कल जब हम लोग मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी एक दो एग्जाम्पल एम्फोटेरिक के आए थे। पर अगर हम लोग मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स के ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक टाइप के होते हैं। और एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड्स तीनों को। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा अमलगम। ये वर्ड एक्चुअली मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में देखने के लिए मिलता है। और अमलगम एक तरह का सॉल्यूशन है, एक तरह का विलयन है। यहाँ कुछ मैंने एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं और मरकरी यहाँ पर हम लोग बता देते हैं। ये जो Hg है ये किसका फॉर्मूला है, मरकरी का फॉर्मूला है। ये बेटा किसका है, ये सिल्वर, ये गोल्ड, ये कॉपर, ये टिन, ये सोडियम और ये पोटेशियम। तो अमलगम क्या कहते हैं, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट का मरकरी के साथ विलयन बनाना क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। जैसे अगर सोडियम मरकरी के साथ घुलकर या मिलकर एक सॉल्यूशन तैयार करता है, एक विलयन तैयार करता है, तो हम इसको कहेंगे अमलगम। लेकिन अमलगम का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम अमलगम। क्या नाम होगा इसका, सोडियम अमलगम। इसी तरीके से अगर ये पोटेशियम के साथ बनाता है तो इसका क्या नाम होगा, पोटेशियम अमलगम। क्या बनाएगा बेटा, ये पोटेशियम अमलगम बनाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अमलगम क्या है, अमलगम इज द सॉल्यूशन ऑफ मरकरी विद दीज मेटल्स। लेकिन सारी एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेटल्स, है ना। सिल्वर के साथ बना सकता है, गोल्ड के साथ बना सकता है। अगर सिल्वर के साथ बना रहा है तो हम बोलेंगे सिल्वर अमलगम, गोल्ड के साथ बना रहा है तो हम बोलेंगे गोल्ड अमलगम।
कॉपर के साथ बनाना है तो हम बोलेंगे कॉपर अमलगम, सोडियम, टिन, पोटेशियम अमलगम, है ना। तो कभी कभी एक एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं कि निम्न में से या नीचे लिखी 4 एलिमेंट में से मरकरी किसके साथ अमलगम नहीं बनाती। तो ये 2 एग्जांपल हैं कि आयरन और प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जो मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाती। आप एक बार नोट कर सकते हैं इसको आसानी से। यस, तो अगला जो पॉइंट है बेटा दैट इज अलॉय या मिश्र धातु। अलॉय इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मिश्र धातु है, और इसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। 2 या 2 से ज्यादा मेटल को जब आपस में मिलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एलॉय प्राप्त होता है। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज्यादा धातुओं को जब आपस में मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, एलॉय प्राप्त होता है, मिश्र धातु प्राप्त होती है। अब मेटल तो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, तो एक साथ कैसे मिलाएंगे। मेटल को पहले मेल्ट किया जाता है ना। मेटल को पहले मेल्ट किया जाता है, उसको गलाया जाता है, बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड स्टेट में उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। एक बर्तन में एक मेटल है जो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में है, दूसरे बर्तन में दूसरी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, और फिर दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है, घोल दिया जाता है, तो दोनों मेटल आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो एलॉय बनाने के लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल की ज़रूरत पड़ती है। उन दोनों मेटल को पहले गलाया जाता है, और गलाने के बाद, गलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तेज ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे वो मेटल आप गलने लगती है, लिक्विड स्टेट में लगती है। फिर इनको आपस में मिलाया जाता है, घोल दिया जाता है, और उसके बाद फिर उस सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पर हमें जो सब्सटेंस प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ये जो एलॉय होते हैं इनकी जो सक्रियता होती है, सक्रियता मतलब एक्टिवनेस, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ ये कैसे रिएक्शन करती है उसे हम लोग एक्टिवनेस या सक्रियता कहते हैं। तो इस प्रकार जो एलॉय की सक्रियता है और एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है, वो कम होता है। कम किससे होता है, जिन जिन मेटल से उसे मिलकर बनाया गया है ना। जैसे सपोज करेंगे ए मेटल है कोई, बी मेटल है कोई, है ना, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। इन दोनों मेटल को मिला दिया हमने, और मिला के क्या बना दिया, एलॉय बना दिया। क्या बना दिया, एलॉय बना दिया। तो ये जो एलॉय है इसका जो रिएक्शन रेट है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, कम होता है। किसका होता है, इसका। और कम किससे होता है, इन दोनों से होता है, वैसे जिनसे मिलकर वो बनते हैं उनसे कम होगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। जैसे एक एग्जांपल है पीतल। पीतल एक प्रकार का क्या है, अलॉय है। इस पीतल के अंदर कौन कौन सी धातुएं मिली हुई हैं वो देखिए। कॉपर मिला हुआ है, परसेंटेज कितनी है इसकी, 70% कॉपर होता है पीतल के अंदर। जबकि जिंक होता है, जिंक कितना है, 30% होता है। तो जब इन दोनों धातुओं को इस रेशो में आपस में मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, पीतल बनाते हैं। तो पीतल एक प्रकार का क्या है, एलॉय है, जिसका उपयोग हम तार बनाने में करते हैं, मशीन के इक्विपमेंट बनाने में करते हैं। पुर्जे मतलब मशीन के अंदर कोई बोल्ट लग रहा है, नट लग रहा है, पेच लग रहा है, कोई छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, इक्विपमेंट लग रहा है, उसे कहते हैं मशीन के पुर्जे। और इसका उपयोग हम लोग बर्तन बनाने में भी करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल है कांसा। कांसा एक हिंदी का शब्द है, इसे हम लोग इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं।
ब्रॉन्ज का जो यूज़ तो आपने देखा है कि इसका यूज़ हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं, इसका यूज़ हम लोग मूर्ति बनाने में करते हैं, इसका यूज़ हम लोग आभूषण बनाने में भी करते हैं। आभूषण कहने का मतलब है ज्वेलरी बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें कॉपर कितने परसेंट, 88%, जबकि ये टिन है ना, ये टिन का फॉर्मूला है, टिन का फॉर्मूला है ये। इसमें टिन कितने परसेंट होती है, 12% होती है। उसके बाद एक एग्जांपल है मुद्रा धातु, हिंदी का वर्ड है ये भी, इसे कहते हैं हम लोग कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल मतलब ऐसे मेटल जिनसे हम लोग मनी बनाते हैं, मनी मतलब पैसा बनाते हैं, लेकिन पैसे कौन से वाले, सिक्के वाले पैसे बनाते हैं। तो उस मेटल में जिनसे सिक्के बनते हैं, पैसे बनते हैं, उसमें कॉपर कितने परसेंट होता है, 95% होता है। टिन कितने परसेंट होता है, 4% होता है। और प्लेटिनम कितने परसेंट होता है, 1% होता है। तो ये है एलॉय। एलॉय मतलब मिश्र धातु, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को गलाकर आपस में मिला देना, क्या बन जाता है, एलॉय बन जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। किताब को अगर आप देखेंगे तो क्लास 10th की जो किताब है जिसमें मेटल नॉन मेटल का चैप्टर दिया हुआ है, उसमें इस हेडिंग में एक चार्ट पेपर बना हुआ है, उस चार्ट में बहुत सारी एलॉय के एग्जाम्पल हैं। तो इससे पहले अभी मैंने एक हेडिंग बताई थी बेटा, अमलगम, है ना, इससे पहले एक हेडिंग क्रिएट हुई थी अमलगम। तो वहां मैंने एक चीज वहां पर छोड़ दी है, उसका वो जो चीज छोड़ी है उसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। और वो छोड़ी हुई चीज़ ये है कि अमलगम का यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ अमलगम। तो इसे आप किताब में, बुक में सर्च कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और सर्च करके उसे कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अमलगम, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेटल और नॉन मेटल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर कुछ और टॉपिक पे बचेगा तो कल मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आप लोगों के सामने ये वीडियो, इससे जुड़ी हुई कुछ वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शेयर करूं। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।